हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन्स तो प्रॉपर्ली देता है, बट ये हैलो एरिन्स क्यों नहीं देता है? आप बोलोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, हमने रेजोनेंस तो बना लिया, बट ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सर जिसके पास रेजोनेंस होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है? क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो केमिस्ट्री है, इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है, ये दोनों लोग कमिटेड है उस रिलेशनशिप में, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बेसिकली आपको पता है कि क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए होगा। जैसे कि उनको प्रीवियस क्लासेस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने प्रॉपर डिस्कस किया कि कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और उसको प्रैक्टिस करना है। आपको देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इक्वेशन मिल रहे हैं, जस्ट लाइक रिएक्शन मिल रहे हैं, उस रिएक्शन को प्रॉपर अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके आपको ये रिएक्शन समझ में आने वाला है। अदरवाइज एक कहावत है ना, आपको पता है ना, हिस्ट्री केमिस्ट्री बहुत बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है। यही कहानी है, रियलिटी है ये। ऑर्गेनिक बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये फॉलो होता है। अगर आप इसको छोड़ देंगे, रिवाइज करना छोड़ देंगे, आपको नहीं समझ में आने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। टाइम वेस्ट ना करें, वेस्ट तो नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको टाइम वेस्ट नहीं बोलते हैं। चलिए समझते हैं कि आज का हमारा जो लेक्चर होने वाला है, सर इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। देखिए मोस्टली क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट पार्ट क्या है हम लोगों का? केमिकल रिएक्शन। एक होता है व्हाई हैलोएरिन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मीन्स आपसे हैलोएरिन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलो एल्केन्स तो प्रॉपर्ली देता है, बट ये हैलोएरिन्स क्यों नहीं देता है? द रीजन बिहाइंड दैट रेजोनेंस। व्हाट इज द रेजोनेंस? ब्लैंक। देन सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ब्लैंक। यही होता है ना एक्चुअली? नहीं, ऐसा नहीं होता, सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा। देखो एक्चुअली क्या है कि इसमें रेजोनेंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी के लिए। सेकेंड थिंग इज हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी क्या करता है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल करता है। दैट्स व्हाई हैलोएरिन्स डज नॉट गिव अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाइल हैलोएल्केन्स इजीली गिव द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को समझेंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉपर वे के साथ। यू नो दैट कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल्स होता है, मीन्स उस पर कौन सा चार्ज होगा? न्यूक्लियोफाइल, मीन्स उस पर नेगेटिव चार्ज होने वाला है। न्यूक्लियोफाइल प्लस चार्ज को न लव करेगा, यही बताया गया था आपको। फिर उसके बाद देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो हैलोएरिन्स होता है वो ऑलरेडी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है ना। ये हाइपोथेटिकल है, अभी हम लोग इसको समझेंगे कैसे क्या है, ठीक है ना। आप नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिएगा, कंप्लीट करते हुए चलिएगा। इनको थोड़ा सा डाउट है क्यों ऐसा होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरिन्स नहीं देता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो क्वेश्चंस बनेगा ना फिर उसको आपको सॉल्व करना होगा। और ये टॉपिक इट में भी पूछ दे, व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉट अकर इन द हैलोएरिन्स, व्हाटएवर द लैंग्वेज, यही पूछेगा, ठीक है ना। आप समझो जरा, सीबीएसई का जो मेन मोटिव है, इवन जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट किए जा रहे हैं उसका मेन मोटिव ये है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि रिएक्शन दो, क्लोरोबेंजीन को NaOH के साथ हाइयर टेम्परेचर पर रिएक्शन दो, ऐसा नहीं पूछा जाएगा, वो डिफरेंट पूछा जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रेजोनेंस इफेक्ट। सर ये रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है? आपने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ लिया है। रेजोनेंस इफेक्ट मीन्स जिसमें ना डिलोकलाइजेशन होता है। डिलोकलाइजेशन मीन्स आपको उठा के क्लास के उस कॉर्नर में बैठा दिया जाए, देन फ्रंट पेज पे बैठा दिया जाए, तो यही ना क्लास में ही तो आप रहोगे ना, एटलीस्ट आपको क्लास में ही रहना है, बट आपका पोजीशन चेंज किया जा रहा है, ठीक है ना, ड्यू टू स्टेबिलिटी। आप बोलोगे सर इससे स्टेबिलिटी कैसे आएगी? स्टेबिलिटी आएगी ना जब आप इससे पहले जहाँ बैठे थे वहाँ आप बात कर रहे थे, टीचर को डिस्टर्ब कर रहे थे, टीचर को अनस्टेबल कर रहे थे, दैट्स व्हाई टीचर ने आपको उठा के दूसरी जगह आपको बैठा दिया, ठीक है ना। अब वो टीचर स्टेबल हो जाएगा, फिर वो कंटेंट डिलीवर इजीली कर पाएगा, ठीक है ना। तो वही रेजोनेंस होता है। अब इसको थोड़ा समझते हैं केमिस्ट्री में। इन हैलोएरिन्स द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द हैलोजन एटम, हैलोजन एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। फिर 8 से माइनस करोगे, वैलेंसी क्या आएगी? 1। दैट्स व्हाई दे हैव 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑब्वियसली इसके पास इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। अब इंटरैक्ट विद द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेंजीन रिंग,
अब बेंजीन रिंग के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है, उसके साथ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो इंटरैक्ट मींस ये रेजोनेंस करेगा, दिस इज कॉल्ड द रेजोनेंस, यही मतलब कॉल्ड, इसकी वजह से रेजोनेंस होता है, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, डोंट वरी, आप नोट्स समझो, कॉन्सेप्ट समझो। देखो जो हमारा कार्बन और हैलोजन के बीच की जो बॉन्डिंग होती है वो क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड हो जाता है, मतलब ये क्या हो जाता है, एक पार्शियली रिलेशनशिप में आ जाते हैं, कौन कौन, कार्बन और क्लोरीन। क्यों, इलेक्ट्रॉन को शेयर किया ना, किसने शेयर किया, क्लोरीन ने शेयर किया ना, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। द बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर देन एंड शॉर्टर, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोग नोट्स में ये मेंशन करना है, हैलो एल्केन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलो एरिन्स व्हाइल हैलो एल्केन्स आर मोर रिएक्टिव। ये क्वेश्चन आता है कि देखो क्लोरोबेंजीन इज लेस रिएक्टिव देन क्लोरोईथेन, ठीक है ना। अब देखो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो क्लोरोईथेन में फास्टली हो जाता है, बट क्लोरोबेंजीन में पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करेंगे और आपको इजीली समझाएंगे कैसे इसको आपको एक्सप्लेन करना है और कैसे आपको एग्जाम में इसको ड्रॉ करना होगा, ठीक है ना। चलिए इसको समझते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको समझना क्या है, ये सर विजिबल है आपको, ये देखो मैं ऐसा किया नहीं हूँ, एक्चुअली इसमें क्या होता है कि इस बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है हमारे पास। देखो प्रॉब्लम आपको नहीं देखना है, आपको ये देखना है हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है ना। और सेकेंड नोन हमारा क्या होगा, C2H5Cl, ठीक है ना। ये क्या है, हैलो एरिन्स है, ये क्या है, हैलो एल्केन्स है। तो मोस्टली ये क्या होता है कि हम यही क्वेश्चन है ना, ये जो हैलो एरिन्स है मींस क्लोरोबेंजीन है, ये क्या कर रहा है, रिएक्शन नहीं दे रहा है, कौन सा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है ना, जबकि ये क्या कर रहा है, इजिली दे रहा है, ठीक है ना। अब हमको समझना है कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हमने बनाया कि ये इसलिए नहीं दे रहा है रिएक्शन क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो जो कार्बन और क्लोरीन के बीच के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या हो जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, उसके पास एक्स्ट्रा कैरेक्टर आ जाता है, देन आफ्टर और क्या होता है इसके पास, ये जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड शॉर्टर हो जाता है। शॉर्टर बॉन्ड होगा ना वो बहुत मजबूत होता है, समझ में आया आपको, यही रियलिटी है। देखिए जरा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ करते हैं, आप भी पेन और पेपर लेकर इसको ड्रॉ करिए और समझिए कैसे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। देखो ये विजिबल नहीं है, एक सेकेंड, अब आपको दिखाना है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को, सर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखिए हमारे पास क्या है, विजिबल है आपको, आई थिंक होगा विजिबल, ठीक है। ये हमारे पास क्लोरीन है, सॉरी बेंजीन है, बेंजीन के पास क्लोरीन है। मैंने आपको क्या बताया, क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने कैसे बताया कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, आपके पास क्या होता है 17 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, देन आफ्टर 8 से माइनस करेंगे तो इसके पास आउटर मोस्ट जो बॉन्डिंग होगा 1 आएगा और इसका जो रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कितना बचेगा, 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा, बट लोन पेयर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा बेसिकली, अब देखो ये हमारा जो इलेक्ट्रॉन है ना, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ डोनेट होगा, जब ये यहाँ डोनेट होगा ये इसमें यहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ आ गया, आइए इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा करने के लिए हम लोग कैसे करते हैं, डबल एरो का यूज करते हैं। आप लोगों को इजीली बनाना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, इसको आप स्किप नहीं कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, लोन पेयर। अब इसके पास क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, किसके पास, Cl के पास। किसने इलेक्ट्रॉन दिया है, Cl ने दिया है, ठीक है ना। और आपने कभी भी लाइफ में जब तक आपसे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो कभी Cl के पास पॉजिटिव देखा है क्या, नहीं देखा होगा। अब जब Cl के पास पॉजिटिव है तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये हमारा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी देखो जो हमारा ये कंपाउंड हो रहा है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब होगी, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी अगर आपको नहीं पता होगा नेक्स्ट लेक्चर में या किसी लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे अलग से, ठीक है ना। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ एरोमेटिसिटी को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, आप उसको देख सकते हैं, वो कॉम्परेटिव बेस तक एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है ना। आइए समझते हैं। अब उसके बाद हमारा क्या होगा बच्चा, ये हमारा जो लोन पेयर है वो कन्वर्ट होगा किसमें, बॉन्ड पेयर में, एंड देन हमारा क्या होगा, बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा लोन पेयर में। सो यही अरेंजमेंट आपको फॉलो करना होगा,
इजिली फाइंड आउट करना होगा कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा, एंड देन आफ्टर यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ठीक है ना। लोन पेयर किसमें कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड में। ये क्या हो गया हमारा डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया हमारा Cl, और इसके पास प्लस चार्ज। लोन पेयर मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आप दिखाते रहिएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या हो गया, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है, आया समझ में। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या मूवमेंट होता है। अब हम देखो ये करते हैं, ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा किसमें, बॉन्ड पेयर में, एंड देन आफ्टर ये बॉन्ड पेयर कन्वर्ट होगा किसमें, लोन पेयर में। क्लियर। अब देखो हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर हो जाएगा हमारा लोन पेयर, और यहां हो जाएगा हमारा बॉन्ड पेयर, ठीक है। और इसके पास क्या है, पार्शियल डबल कैरेक्टर लोन पेयर है, ठीक है ना, और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर, एनी प्रॉब्लम। अब तक नहीं होनी चाहिए। देखिए अब हमको क्या करना है, वापस से यहां थोड़ा सा हमको समझना है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बॉन्ड पेयर में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा किसमें, चला जाएगा वापस इसके पास इलेक्ट्रॉन, तो ये पॉजिटिव चार्ज डिस्पाइट हो जाएगा, मीन्स हमारे पास। अब देखो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसा होगा, ठीक है। देखिए बच्चा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो Cl वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अब ये इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड था, इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड था, इसके पास क्या था, डबल बॉन्ड था, ठीक है ना। अब आपको कंपेयर करना है इस स्ट्रक्चर से या फिर इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करना है। देखिए क्या हो रहा है, देखिए अब इसके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम रोमन वर्ड में दिखाते हैं, जिसे रोमन नंबर्स में दिखाते हैं, जस्ट लाइक ये हमारा वर्ड में नहीं, रोमन नंबर्स में दिखाते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड वन, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ वन, और ये हो जाएगा हमारा फिफ्थ वन। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होता है। फिर आप बोलोगे सर ये तो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, हमने रेजोनेंस तो बना लिया, बट ये कैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि सर जिसके पास रेजोनेंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और जिसके पास रेजोनेंस नहीं होता है वो स्टेबल नहीं होता है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ये स्टेबिलिटी इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। रेजोनेंस कैसे डिफाइन करता है, आपको पता है कि लेट्स सपोज हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। अगर हमारे पास 100 kg कुछ सब्सटेंस है, उसको एक ही स्टूडेंट को बोला जाए कि तुम उसको उठा लो, ठीक है, वो उसको उठाने में थोड़ा टायर्ड हो जाएगा। बट अगर हम उसी सब्सटेंस को बोले 5 स्टूडेंट उसके पास जाओ और उसको पर्टिकुलर मतलब सब लोग एक साथ मिलकर उससे उठाओ, ठीक है ना, वहां पर क्या होगा, जो फोर्स होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, सब लोग के पास क्या हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्टूडेंट लोग टायर्ड नहीं होगा, ठीक है ना। समझो जरा कॉन्सेप्ट को। इसीलिए इसमें देखो एक जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, वो किसी पर्टिकुलर एटम के पास नहीं रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ठीक है ना, ओवर द ऑल कार्बन एटम, इंटायर रिंग ऐसा बोल सकते हो, ओवर द इंटायर रिंग ऐसा बोल सकते हो कि इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इससे डिस्ट्रीब्यूशन से क्या इफेक्ट होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, एनर्जी कम करता है। जब एनर्जी कम करेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो कंपाउंड को स्टेबल बनाते हैं, जिसमें रेजोनेंस होगा वो कंपाउंड को स्टेबल बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में फीड रखो, ठीक है ना। आया समझ में, ये स्ट्रक्चर आप बना लो। और ये क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, इजीली तो नहीं देने वाला है। क्यों, क्योंकि देखो इधर इसके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल कैरेक्टर आ जा रहा है ना, इसके पास देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है। इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये जो बॉन्ड होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो सब्स्टिट्यूशन होने वाला है नहीं। देखो क्या होता है कि जब दो लोगों के बीच में जो केमिस्ट्री होती है, रिलेशनशिप होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनकी बॉन्ड को ब्रेक करना ईजी नहीं होता है, ठीक है ना। वो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है जल्दी, कितना आप बोलो वो बॉन्ड नहीं ब्रेक होता है। इसलिए यहाँ पर देखो क्लोरीन और कार्बन के बीच में जो केमिस्ट्री है, इनका जो रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रांग है। ये दोनों लोग कमिटेड है उस रिलेशनशिप में, इसकी वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होने वाला है। अभी आप बोलोगे सर हम लोग तो केमिस्ट्री पढ़ने आया था, आप तो कुछ ही और पढ़ा रहे हो। नहीं, कुछ और नहीं बता रहा हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है। देखिए क्लोरीन और कार्बन दोनों रिलेशनशिप में क्या है, कमिटेड है। अब इसको कोई आए, न्यूक्लियोफाइल हो, व्हाटएवर कुछ भी हो, वो इसको क्या ही कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना, इससे बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाएगा। समझ में आया। आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैं थोड़ा साइड हटता हूं, आपने ड्रॉ किया, ओके। नेक्स्ट में देखो, हाँ, जो हमारा सेकेंड एक्सप्लेनेशन ये है कि डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। अब ये जो डिफरेंस है, ये आपको डिफरेंस करना है किसकी वजह से, डिफाइन करना है किसके बेस्ड पे, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स की।
आपने देखा होगा जो हमारा हेलो एल्केन्स था, जहां हमने SN1 SN2 रिएक्शन को ईजिली और अच्छे से समझा, तो आपने SN1 में नोटिस किया होगा और SN2 में भी नोटिस किया होगा कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा था कहाँ से, बैक साइड से। अगर वो बैक साइड से अटैक कर रहा था, जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो कैसा था, इन्वर्जन हो रहा था। अगर वो फ्रंट साइड से अटैक करता, जो प्रोडक्ट बनता वो कैसा होता, रिटेंशन होता। समझ में आया ना। तो लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें होती है जब हाइब्रिडाइजेशन की डिस्कस किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ ये समझ लो जरा कॉन्सेप्ट जो नोट्स में बनाना है, देन आफ्टर मैं इसको क्लियर करूंगा, आपको ईजिली क्लियर करूंगा। आपके पास बहुत टाइम है, कॉन्सेप्ट समझ के चलो। द हेलो एरिन्स, ठीक है ना, हेलो एरिन्स में क्या है, द कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp2 हाइब्रिडाइज। जो कार्बन एटम हेलोजन के साथ अटैच है उसके पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज सिस्टम है, ठीक है ना। लेकिन एल्केन्स में क्या है, वो क्या है, sp3 है। अब आपको परसेंटेज ऑफ बॉन्ड मतलब s कैरेक्टर बताना है, ठीक है ना, s कैरेक्टर, ठीक है। अब आपको s कैरेक्टर बताना है, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। मोस्टली देखो तुम्हारे पास क्या है, बेसिकली एक होता है sp, देन आफ्टर होता है हमारे पास sp2, देन आफ्टर होता है हमारे पास sp3, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ अब देखा जाए जो sp है, लेट्स देखो किसी का भी परसेंटेज मैथ में देखा जाता है तो वो बोला जाता है कि वो टोटल कितना है, 100% है। अगर ये 100% है तो इसमें क्या है हमारा sp, मतलब इसको 100% एज्यूम किया जाए, इसको भी क्या किया जाए, 100% एज्यूम किया जाए। जब इसको 100% एज्यूम करोगे तो बच्चा 50% क्या आ जाएगा हमारा S कैरेक्टर, और क्या आ जाएगा 50% P कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारा क्या है, sp3 मीन्स ये अराउंड 3 लोग है ना, 100% में डिवाइड करना है, तो इसका क्या हो जाएगा 33% 33 हो जाएगा, ठीक है ना। S भी पाया जाएगा और P भी पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, विजिबल है आपको, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी विजिबिलिटी के लिए, नेक्स्ट में सही हो जाएगा। देखो हमारा क्या है बच्चा, यहाँ पर ये 4 लोग है ना, 4 लोग को 100 में डिवाइड करना है, तो इधर क्या हो जाएगा हमारा 25% हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25%, समझ में आया। ओके, अब हमको देखना है कि किसमें परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है। S में sp3 में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर 25 है और sp3 में परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर कितना है 33.33, और sp में कितना है 50% है। अब जरा देखो जहां पर S कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है ना, S कैरेक्टर मैक्सिमम होगा, उसका जो बॉन्ड होगा बहुत छोटा होगा, ठीक है। जहां पर S कैरेक्टर कम होगा उसका जो बॉन्ड लेंथ मींस बॉन्ड लेंथ वो बहुत बड़ा होगा। तो आप जरा समझो कि अब इसमें दिखना है कि जो sp2 कार्बन हैज मोर S कैरेक्टर, ऑब्वियसली sp3 से तो मोर S कैरेक्टर रखता है एंड होल्ड द इलेक्ट्रॉन मोर टाइटली, देयरफॉर द कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड्स इन हेलो एरिन्स इज शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड लेंथ। समझ में आया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जो हमारा sp2 है ना, इसमें जो S का परसेंटेज है वो sp3 से ज्यादा है। जब परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर ज्यादा होगा तो बॉन्ड जो लेंथ होगा वो छोटा हो जाएगा, जब बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जब स्ट्रांग हो जाएगा। अब बताओ ये हमारा कार्बन है, लेट्स सपोज ये हमारा कार्बन है और ये हमारा क्या है क्लोरीन, इनके बीच में जो बॉन्डिंग है बहुत स्ट्रांग है। जब बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है तो आप इसको नहीं तोड़ पाएगा, ठीक है। अगर ये क्लोरीन यहाँ पर है और कार्बन यहाँ पर है, बॉन्डिंग वीक है, ऐसा वाला है, तो उसको इजीली आप ब्रेक कर पाएगा, ठीक है ना। बट हेलो एरिन्स में पॉसिबल नहीं है, रियल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो बॉन्ड कैरेक्टर है वो कितना है 33.33 है। तो S कैरेक्टर ज्यादा है, S कैरेक्टर ज्यादा होने की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज कर जाती है। दैट्स व्हाई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट इजीली अकर इन दी हेलो एरिन्स। क्लियर। नेक्स्ट वन हमारा क्या है, आपने इसका नोट्स बनाया क्या, नोट्स लिख लेना। जो बॉन्ड इसका बॉन्ड लेंथ कितना होगा 177 pm होगा, एंड देन आफ्टर इसका कितना होगा नियरली बताया गया 169 होगा। एंड देन सिंस दिस शॉर्टर बॉन्ड आर द हार्डर टू ब्रेक, ये क्या होगा हार्डर होगा ब्रेक करने में, हेलो एल्केन्स शो द लोअर रिएक्टिविटी इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया। ओके, नेक्स्ट वन में हम लोग डिस्कस करने वाला है, इसी को हम लोग देखो स्ट्रक्चर जरा देखो हमारे पास, जो जहां पर आपको मैंने इजीली बताया हुआ है कि जहां पे डबल बॉन्ड हो, जहां पे क्या हो ट्रिपल बॉन्ड हो, जहां पर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो अराउंड द कार्बन, ठीक है ना। अब देखो अगर इसका लेट्स सपोज हमने ऐसा मेंशन किया, आप ऐसा मत करना कि सर
बना ही देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे सर का बॉन्ड सही, ओह रियली सॉरी, सर का बॉन्ड जो है वो सही नहीं है, ठीक है ना, ऐसा बोलोगे आप लोग। हाँ अभी देखो इधर क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन है, इधर हमारा कार्बन है, सही है। हाँ अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझना होगा कि सर अगर ये कार्बन है ना, कार्बन के पास अगर एग्जिस्ट करता है डबल बॉन्ड उसके पास है, ठीक है ना, वो कंटेन करता है डबल बॉन्ड को, तो उधर का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 होगा। और जिधर ये कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट करता हो उधर क्या होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होगा, sp होगा। और जहां पर क्या होगा, कार्बन की अराउंड कितना हो, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उधर क्या होगा हमारा sp3 होगा। क्लियर? अब समझो जरा, अब प्रॉब्लम ये है कि सर sp2 क्यों नहीं देता है। मैंने तो एक रीजन दे दिया कि आपको जो sp2 है वो उसमें जो बॉन्ड होता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो स्ट्रॉन्गर होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। बट सेकेंड थिंग ये है उसका कि देखो हमारा जो sp3 है ना, वो बैक साइड से, फ्रंट साइड से, किधर से भी अटैक हो सकता है न्यूक्लियोफाइल का। बट जो sp2 होता है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में अटैक करने देता है, मतलब ये बैक साइड से अटैक करने नहीं देता है। ये नहीं बोलता है कि आप बैक साइड से अटैक करो, नहीं नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल को प्रोहिबिट कर देता है कि आपको बैक साइड से अटैक नहीं करना है। लेकिन जो sp3 है वो बैक साइड से, फ्रंट साइड से, दोनों साइड से अटैक करता है, ठीक है ना। तो समझा बच्चा, तो यही रीजन है और आपको अच्छे समझना है। आपको इजिली पता है, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, विजिबल है आपको, आई थिंक होगा विजिबल। और ये क्या है हमारा Cl है, और ये हमारा क्या है C2H5Cl है। अब जो यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन के अराउंड सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन होने वाला वो क्या होगा, sp3 होगा। और यहाँ जो कार्बन है, यहाँ जो सब जगह जो कार्बन है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होने वाला है, वो sp2 होने वाला है। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट वन मूव ऑन करते हैं। ओके नेक्स्ट वन इज, अभी देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही एक्सप्लेनेशन चल रहा है। मैंने क्या बोला कि आपको सबके लिए रेडी रहना होगा, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, सबके लिए रेडी रहना होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट अगर हमारे सिलेबस में दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हमको इसका क्या करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा, ठीक है। देखिए जरा इसमें क्या है बच्चा, देखो इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनाइल केटायन, ये फेनाइल केटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और ये फेनाइल केटायन अनस्टेबल क्यों होता है, इनस्टेबल क्यों होता है, रीजन बिहाइंड दैट अभी हमको क्लियर करते हैं। देखो फॉर SN1 रिएक्शन अ कार्बोकेटायन मस्ट बी फॉर्म, एक कार्बोकेटायन बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फेनाइल केटायन इज रिक्वायर्ड। और इसमें क्या हो जाएगा, देखो जब SN1 रिएक्शंस होते हैं उसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, तो फेनाइल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन तो होना जरूरी हो जाएगा। देखो फेनाइल कार्बोकेटायन क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। रीजन अभी आपको समझाएंगे, इट इज नॉट स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस, देयरफॉर SN1 मैकेनिज्म डज नॉट अकर इन द इजीली इन द हाइलोएरेंस, ठीक है ना। इसमें आपको क्या होता है कि इसमें क्या होता है, फेनाइल केटाइल का फॉर्मेशन होता है। ये फेनाइल केटाइल का फॉर्मेशन कैसे होता है अभी आपको क्लियर करते हैं। देखिए जरा एक सेकेंड आप लोग समझो जरा, ये हमारा क्या है बच्चा, क्लोरोबेंजीन है। लेट सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, इनका हम लोग यहाँ से Cl को बाहर कर दे रहे हैं। जब ये Cl बाहर होगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर बाहर होता है, दैट्स वाई इसके पास जो चार्ज आने वाला है वो चार्ज क्या आएगा, क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ पर ये अल्टरनेट रहेंगे, डिलोकलाइजेशन ऑफ डबल बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और Cl क्या हो जा रहा है हमारा, बाहर हो जा रहा है, ठीक है ना। यही प्रॉब्लम हुआ है। अब हमको ये समझना है कि जो फेनाइल केटाइल का फॉर्मेशन हुआ है ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, यही होता है हमारा फेनाइल केटायन, ठीक है ना। ये देखो एरोमेटिक कंपाउंड है, नहीं ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। आपको इजीली एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड में फीड कर लेना कि जितने भी बेंजीन रिंग से रिलेटेड स्ट्रक्चर होगा सब लोगों का एक ही टारगेट होता है कि उसे एरोमेटिक कंपाउंड बनना है। एरोमेटिक कंपाउंड के लिए मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट में जाना है और मेरा वीडियो देखना है, उसमें एरोमेटिसिटी मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको आपको देखना होगा, ठीक है ना, कैसे कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो ये हर कंपाउंड चाहता है कि मैं एरोमेटिक बन जाऊं, ठीक है। तो ये एरोमेटिक तुरंत बनना चाहता है, इसलिए फेनाइल केटायन क्या होता है, अनस्टेबल हो, फॉर्मेशन होगा तुरंत ये कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा और क्या हो जाएगा, एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन रिच एंड न्यूक्लियोफाइल। यही कॉन्सेप्ट है ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हैलोएरेंस में क्यों नहीं होता है। मैंने आपको बताया कि जो
बेंजीन रिंग होता है, ठीक है ना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी आप नोट्स कंप्लीट करिए। द बेंजीन रिंग इन हैलोएरिन्स इज रिच। ऑब्वियसली बात है कि जो बेंजीन होगा वो रिच ही होगा। देन इलेक्ट्रॉन बिकॉज ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ओ सॉरी कॉन्सेप्ट थोड़ा मेरा मिसमैच हो गया। मीन्स क्या हो रहा है इधर, क्या है जो क्लोरोबेंजीन है इसमें ये बोला जा रहा है जो क्लोरोबेंजीन है, देखो क्लोरीन के पास भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास हायर होती है हमेशा, ठीक है ना। तो दोनों लोग तो इलेक्ट्रॉन रिच है। जब दोनों लोग इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिच से क्यों रिएक्शन करने जाएगा? देखो नेसेसरी होती है ना, कंडीशन होता है ना, हमारे पास कंडीशन ये होता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मीन्स हमारे पास अगर पैसा नहीं है, तो हम किसी ऐसे लोगों के पास जाएगा जिसके पास पैसा है, उससे हम लोग पैसा मांगेगा। हम लोग ऐसे उसके पास क्यों जाएगा जिसके पास पैसा नहीं है, उससे हम लोग पैसा मांगने क्यों जाएगा? प्रॉब्लम ये है ना। तो सेम यही होता है, जो बेंजीन रिंग होता है वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। जब वो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो आपको अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन रिच मीन्स न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, और हमारा जो क्लोरोबेंजीन है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। दैट्स वाई दोनों में जो रिपल्सन होगा वो उसकी वजह से हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ड्यू टू दैट देखिएगा नोट्स में कंप्लीट करना है, ड्यू टू रिपल्सन न्यूक्लियोफिलिक फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रोच द बेंजीन रिंग, ओके, hence the nucleophilic substitution reaction is difficult, ठीक है ना, वो नहीं हो पाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको मन में अराइज होना चाहिए कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, बट हमको इंपॉर्टेंट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर कराना हो तो कैसे कराएगा हम सब, उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। therefore the halogens are less reactive toward the nucleophilic substitution reaction। तो इसके डिफरेंट रीजन है, ठीक है। चलो अब लोग हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन को डिस्कस करेगा जिसमें है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल, डिस्प्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है जनरली आपको बता दें, इसमें फिनोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये डाउ प्रोसेस बोला जाता है, ठीक है, डाउ DOW डाउ प्रोसेस, ठीक है, डाउ प्रोसेस, ओके। इस डाउ प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। वाह, इसीलिए तो हम लोग बहुत परेशान है ना कि हमको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है हैलोजेंस में। तो देखो रिप्लेसमेंट बाय द हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप से हमको रिप्लेसमेंट कराना है, बट वन थिंग्स आपको मेंशन करना होगा, आइडिया हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट को समझना होगा। जो कार्बन होगा किसका, बेंजीन रिंग का, और जो क्लोरीन होगा इनका बीच का जो बॉन्ड होगा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अब इस बॉन्ड को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमको कराना है, सब्स्टिट्यूट करेंगे Cl को तब ना रिएक्शन होगा। जब ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तब जब ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस Cl को सब्स्टिट्यूट कर पाएगा, लेकिन Cl को सब्स्टिट्यूट करने के लिए इनके बीच का जो बॉन्ड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो सर इसके लिए क्या करेंगे हम सब, तो देखिएगा इस डाउ प्रोसेस में दो प्रोसेस बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हीट करिएगा, ठीक है, क्या करिएगा, हीट करना है हायर टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है ना, इसको हीट करेंगे। देन आपका सेकंड पार्ट हमारा क्या होगा, एसिडिफिकेशन कराएंगे, ठीक है ना। जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो यहाँ पर फेनॉल का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन होगा, फेनॉल का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये लास्ट टाइम क्वेश्चन इससे पूछा गया था, तो समझिए जो हमारा नोट्स कंप्लीट करना है उसमें देखिएगा। इन दिस रिएक्शन द halogen atoms like chlorine, bromine and next one present in halogens is replaced by the hydroxyl। जो halogens के क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो वगैरह जो भी कुछ प्रेजेंट है उसे हमको रिप्लेस करना है। आयोडो नहीं, क्लोरो, ब्रोमो के साथ जो भी प्रेजेंट है उसको हमको रिप्लेस करना है किसके साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, टू फॉर्म द फेनॉल। ये फॉर्म होगा क्या, फेनॉल। तो क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फेनॉल बाय द हीटिंग इन एक्वास, ठीक है, एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट द टेंपरेचर्स ऑफ 623 केल्विन एंड द प्रेशर इज 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और क्या होगा 623 केल्विन क्या होगा हमारा टेम्परेचर होगा। सो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू फेनॉल। चलिए इसके रिएक्शन को देखते हैं। सेकंड टॉपिक समझ में आया होगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। इस प्रोसेस में बेसिकली क्या है, जब किसी क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन के पहले क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर एंड आल्सो and after that and on the acidification it will be converted into phenol। समझ में आया। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराना है हायर टेम्परेचर हायर प्रेशर पर, और उसके बाद हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब इसके रिएक्शन को देखते हैं।
बहुत सिंपल सा और इजी वाला रिएक्शन होता है। देखिए बेसिकली क्या है बच्चा, हमारे पास ये है ये हमारे पास है क्लोरोबेंजीन। ओके, इस क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन कराना है किसके साथ, NaOH के साथ रिएक्शन कराना है और कितना टेम्परेचर होगा 623 केल्विन। ये वेरी करेगा, डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है। और 300 टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है ना, ये टेम्परेचर और प्रेशर है। और सेकंड में हमारा क्या करना है बच्चा, यहाँ पर एसिडिफिकेशन कराना है। जब हम एसिडिफिकेशन कराएंगे देन आपका हमारे पास एक प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये होगा हमारा फेनॉल। क्या होगा हमारा फेनॉल, ठीक है ना। तो हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलो एल्केन्स में हेलो एलियंस में पॉसिबल है। कब पॉसिबल है, जब हम हाई टेम्परेचर देंगे। ये क्यों पॉसिबल है, जब हम हाई टेम्परेचर देंगे तो जो क्लोरीन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना। ये ब्रेक कर जाएगा जब जाके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है ना। तब समझ में आएगा कि हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे हो रहा है। देन हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, NaCl, ठीक है ना। अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो हमारा जो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होगा और यहाँ पर क्या है Cl है और क्या होगा बच्चा हमारा जो NaOH है, ठीक है, NaOH। अब इसको सिंपल से जब रिएक्शन कराया जाए तो बेसिकली से क्या होता है, इसमें जो हमारा NaO है, ठीक है ना, ये मुंह बंद कर जाएगा और इनको क्या करेगा HCl के साथ बाहर हो जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा वो HCl बाहर हो जाएगा और इसके क्या हो जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, ठीक है, सोडियम फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा। बेसिकली वो से रिलेटेड होता है, जैसे आप भी ऐसे को ऐसे नहीं करना है आपको, ONA बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, ठीक है ना। एक सेकेंड, हाँ, सोडियम फेनॉक्साइड आयन, इस पे चला जाएगा क्या नेगेटिव और इस पे रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। और हमारा देखो जो साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो जो इसमें प्रेजेंट है HCl ना, इसी जो एसिड है वो इसके साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, फर्दर रिएक्शन करेगा तो जो हमारा Na है वो Cl के साथ बाहर हो जाएगा और इसको क्या मिल जाएगा, OH मिल जाएगा। जस्ट लाइक उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, ये होगा हमारा फेनॉल और हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, NaCl। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आया होगा। इस रिएक्शन को बोलते हैं डाउ प्रोसेस, ठीक है, या फिर डाउ रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली डाउ प्रोसेस बोलते हैं। ये इंडस्ट्रियल मेथड में बहुत सारा यूज किया जाता है इसका। जो फेनॉल आप जो लेबोरेटरी में फेनॉल यूज करते हो ना वो इसी से बनाया जाता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे एट द हायर टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड देन आपको उसको हम कराएंगे क्या, एसिडिफिकेशन। पता है एसिडिफिकेशन कैसे होगा, आपको बताया। अब फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये फेनॉल बनेगा और NaCl साइड प्रोडक्ट वाला। रिएक्शन में क्या होता है, मैकेनिज्म में थोड़ा सा देखा जाए तो ये हमारा क्या होगा, NaO जो आयन है इस पर अटैक करेगा, Cl यहाँ से बाहर हो जाएगा, HCl बाहर हो जाएगा। ये हमारा बन गया सोडियम फेनॉक्साइड आयन। अब ये सोडियम फेनॉक्साइड और HCl बाहर हो जाएगा। जो HCl है ना वही एसिड इसके साथ वापस से रिएक्शन में फर्दर रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, फेनॉल और NaCl बाहर हो जाएगा। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो स्टूडेंट एक मन में कंफ्यूजन होता है कि सर अगर इसके पास कुछ ऐसे ग्रुप को ऐड कर दें, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता हो, विथड्रॉ करता हो, तो सर ऐसे ग्रुप कौन से है इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ करने वाला। सबसे हायर मतलब जो प्रायोरिटी दी जाती है वो NO2 को, जो जैसा कि आपको NCERT, देखो अभी हम लोग बोर्ड एग्जाम का डिस्कस कर रहे हैं ना, तो NCERT को मेन फोकस में रखना है। देन आफ्टर NCERT समझ लेगा हम लोग, देन आफ्टर हम लोग क्या करेगा, कॉन्सेप्ट समझेगा कि कैसे इसमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोस्टली हमारा इंपॉर्टेंट ये टर्म है NCERT को समझना, ठीक है। चलिए ये समझ में आया आपको, रिएक्शन को समझ में आया, ओके 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 ओके। नेक्स्ट नंबर है अच्छा, हाँ, अगर क्या इफेक्ट होगा, लेट्स सपोज कि हम लोग टेम्परेचर नहीं देना चाहते हैं तो क्या करें, ठीक है। तो हमको ये समझना होगा कि सर यहाँ पर एक ऐसे ग्रुप को हम ऐड करते हैं जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ ग्रुप क्यों ऐड किया गया है, देखो जरा हमारे पास फर्स्ट ऑफ कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, टॉपिक रिएक्शन नोट्स आप लोग हमेशा बनाओ, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देन अगर आप रिएक्शन कहीं भी कभी भी परफॉर्म कर सकते हो। ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन था, चलो
ये क्लोरोबेंजीन था और इसके पास किसके साथ रिएक्शन कराना है, अभी साइड में रखना है। ये देखो इलेक्ट्रॉन रिच है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच है। रीजन इसके पास क्या है, लोन लेवल प्रेजेंट है और ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच ही है, ठीक है ना। अब समझना हमको ये है कि सर इलेक्ट्रॉन रिच है तो हम अभी एक ऐसा कर सकते हैं ना, या तो टेम्परेचर देते हैं, बॉन्ड को तोड़ देते हैं, या फिर क्या करते हैं, कुछ ऐसे ग्रुप को ऐड करते हैं जो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले, उस इनके पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने पास खींच ले। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास खींच लेगा तो यहाँ पर हो सकता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाए। तो स्ट्राइक क्या किया गया, देखो दिस इज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ ब्रोमिन ग्रुप्स लाइक नाइट्रो ग्रुप एट द आर्थो एंड द पैरा पोजीशन इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेन्स। कौन सा रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर नाइट्रो ग्रुप को पैरा और किस पे, आर्थो पर अटैच किया जाए तो देखो जैसे कि यहाँ देखो बच्चा, हाइपोथेटिकल नहीं रियल में, ये हमारा आर्थो है, ये हमारा पैरा पोजीशन है। अगर इसमें हम नाइट्रो ग्रुप को ऐड किया जाए, ठीक है, अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप को ऐड करते हैं तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कम से कम थोड़ा सा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करने वाला है। जब ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो पाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट कंडीशन को आपको एनसीईआरटी में आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट कंडीशन दिया है कि अगर इसके पास सिंगल मींस अगर पैरा नाइट्रोफेनॉल है तो रिएक्शन कैसे होगा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, फर्स्ट का पैरा नाइट्रोफेनॉल, ठीक है। चलो इसको डिस्कस करते हैं, रिएक्शन को अच्छे से समझते हैं, फिर आपका हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो ये हमारा क्या है, आपको अच्छे से पता है सर, ये बेंजीन है, इसके साथ अगर हम Cl ऐड कर दे रहे हैं क्लोरोबेंजीन, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है। अगर हम यहाँ पर एनोडो ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, एनोडो इस इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर देगा, जहां भी अटैच हो जाए, जिसके भी साथ अटैच होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर करेगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर करेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा तो ये रिएक्शन कर लेगा, ठीक है ना। अब आपको रिएक्शन किसके साथ करना है, आपको NaOH के साथ रिएक्शन करना है, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्शन करोगे जब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, सिंगल नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है ना। जब सिंगल नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो अराउंड 100, लेट्स सपोज कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा 543 केल्विन, ठीक है। मैंने बोला कि टेम्परेचर वेरी करेगा, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 543 544 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा, मीन्स इनका क्या हो रहा है, देखो कंपेरिजन करो, इसके पहले जो हम लोग विदाउट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से रिएक्शन करा रहे हैं तो वहां पर जो टेम्परेचर चाहिए होता है मैक्सिमम चाहिए होता है, बट अगर विथड्रॉ ग्रुप के साथ रिएक्शन करा रहे हैं और यहाँ पे होगा टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होगा, जब टेम्परेचर थोड़ा सा कम चाहिए होगा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, ठीक है। क्यों होगा इजीली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि एक विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है ना, OH होगा और हमारा जो साइड प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, NaCl होगा। समझ में आया आपको, यहाँ पर सिंगली एनोड ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। नोट्स क्रिएट कर लेना होगा बच्चा, नोट्स में लिखिएगा, देखो द रिएक्शन आता है एट द लोअर टेम्परेचर कंपेयर टू द क्लोरोबेंजीन, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो द रीजन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अब ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो जाएगी, यहाँ की जो बॉन्डिंग है क्लोरीन और कार्बन की जो बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा तो रिएक्शन इजीली हो पाएगा, मतलब लेस टेम्परेचर हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ भी एसिडिफिकेशन कराना होगा, H+ कराना होगा, ठीक है ना, प्रोसेस सेम रहेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। समझ में आया आपको, रिएक्शन कॉपी कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है कि दूसरा कंडीशन ये है कि अगर सर यहाँ पर 2 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन आ जाए, अब इसके लिए कैसे करना होगा, देखिए हमारे पास क्या होगा, आप कॉन्सेप्ट बस समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, नोट्स हर जगह अवेलेबल है, नोट्स का आपको टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा क्या हो जाएगा Cl, अब देखो क्या बोल रहा है 2 and 4 1 2 पर क्या होगा NO2 है, ठीक है ना, 3 4 पे क्या है NO2 है। अब देखो इनका रिएक्शन क्या है, मैंने अब बोला कि जब एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट था तो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए होता था, जो 623 केल्विन टेम्परेचर चाहिए होता था, अब क्या होगा 543 केल्विन चाहिए होगा, 543 केल्विन थोड़ा सा टेम्परेचर कम चाहिए होगा। अब देखो हमारे पास क्या होगा, 2 क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। अब 2 लोग
इलेक्ट्रॉन वहां से खींचेगा, बाहर खींचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन ये बाहर खींचेगा तो कार्बन और नाइट्रोजन बीच का जो कार्बन और क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है ना वो वीक हो जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड वीक होगा तब जाके न्यूक्लियोफिलिक सबसे दूसरा रिएक्शन इजीली होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा उससे कम चाहिए होगा, यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो कितना चाहिए होगा, क्लियर कर देते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पर जो टेम्परेचर चाहिए होगा वो 343 केल्विन चाहिए होगा। आप इसको थोड़ा सा देखिएगा ना, एनसीईआरटी भी लगती है, मैंने आपको क्लियर बता दिया, बहुत बार बता दिया, ठीक है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और हमारा क्या होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा। कौन सा टेम्परेचर, सॉरी रिएक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, दूसरा एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है ना। चलो अब देखो बेसिकली क्या होगा, अब यहाँ से सबसे दूसरा रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ क्या हो जाएगा हमारा NO2 और यहाँ पर हो जाएगा NO, ठीक है, क्लियर समझ में आया। और जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, वो होगा NaC, ठीक है ना। इसका नेमिंग क्या होगा, देखो 1 2 3 4 2 4 डाइनाइट्रोफेनॉल, ठीक है ना, इसका हो गया। अब देखो इसका कितना कम टेम्परेचर चाहिए होगा, इलेक्ट्रॉन की प्रॉब्लम होता है। फिर से देख लीजिए जरा इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे, रिएक्शन बिकम मच फास्टर, the reaction faster होगा, reason do nitro group strongly withdraw the electron from the chlorobenzene ring, that's why the reaction easily occur, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, सॉरी कॉपी करना है, हट जाते हैं थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लास्ट टाइम ये रिएक्शन पूछा गया है, ठीक है ना। इससे एक कंपाउंड बनता है जिसे हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है ना। उस पिक्रिक एसिड का यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है, बताएंगे कहाँ यूज किया जाता है। देखिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। अब हमको देखो पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा, 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा Cl और यहाँ होगा NO2, 4 पर NO2 है ना, यहाँ पर क्या है NO2, 2 पर NO2 है, फिर आपका 6 पर NO2 है। अब कंडीशन देख रहे हो बच्चा, अब कंडीशन प्रॉपर्ली चेंज हो गया है। अब NaOH के साथ हमको यहाँ से रिएक्शन कराना है, ठीक है, एट दी हायर टेम्परेचर, हाँ एट दी हायर टेम्परेचर। अब आपको ये समझना होगा सर यहाँ पर हायर टेम्परेचर पॉसिबल जरूरत ही नहीं है हायर टेम्परेचर का, क्यों, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा है, यहाँ तो इजीली रिएक्शन हो जाना चाहिए। तो सिंपल सा एक वर्ड यूज किया जाएगा, वो क्या होगा, इजीली, बस वार्म किया जाएगा, या फिर आप हॉट वाटर हो गया रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यूज नहीं करना है, मैंने बस इधर किया, ये वार्म किया जाएगा और एसिडिफिकेशन होगा और हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। डेफिनेशन लिख लीजिए, द रिएक्शन इन व्हिच क्लोरीन एटम इज of 2,4,6 dinitrochlorobenzene is replaced by the hydroxyl group on the heating with the water or aqueous sodium NaOH is called the, sorry, NaOH या फिर sodium hydroxide, the replacement is called the hydroxy group reaction, ठीक है ना। अब समझना हमको ये है, देखो जरा आप रिएक्शन में देखो ना, मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, आपको रिएक्शन ये देखना है कि हमारे पास क्या है 2,4,6 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको आपको NaOH के साथ रिएक्शन कराना है या सिंपली या H2O के साथ रिएक्शन कराना है, ठीक है ना। देखो NH इसके साथ अगर आप रिएक्शन करा रहे हो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, O इधर क्या हो जाएगा NO2, इधर क्या हो जाएगा हमारा NO2, इधर हो जाएगा हमारा NO2 और साइड प्रोडक्ट क्या हो जाएगा NaCl, ठीक है। ये भी होगा अगर लेट सपोज हमने क्या लिया है H2O लिया है, ठीक है ना, H प्लस और Cl, सॉरी Cl माइनस नहीं, H प्लस OH माइनस, ठीक है ना। अब ये जो H प्लस है वो Cl के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, हमारा HCl बाहर हो जाएगा और हमारा फिनॉल बन जाएगा, इसे बोलेंगे 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफेनॉल, प्रोडक्ट बन गया हमारा। समझ में आया रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन आपको समझ में आया कि नहीं, चलिए ठीक है। अब हमको ये समझना है जैसे कि एनसीईआरटी में दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसमें समझने के लिए, वो क्या होगा हमारा पैरा नाइट्रो फ्लोरो एंड देन
बेंजीन, ठीक है ना, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इस एग्जाम्पल को लेंगे और क्लियर इसका सब स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। एक ऐसी इसमें रिएक्शन हो रहा है, ये आपको पूछा जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हमारा क्या है, जस्ट लाइक हमको सॉल्व किसका समझना है, क्लोरोबेंजीन को समझना है और इसके पास एक नाइट्रो ग्रुप देना है, ठीक है ना। इस नाइट्रो ग्रुप को ओपन करके समझते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा O और इसके पास क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो बेसिकली क्या होगा, ये तो करना है रिएक्शन NaOH के साथ में, तो NaOH का मतलब OH है, ठीक है ना, जैसा कि आपको समझाया गया है और बताया गया है। इधर क्या लिखा बच्चा OH, ये क्या है हमारा न्यूक्लियोफाइल। ये जब अटैक करेगा, ये जो स्टेप होगा वो कैसा स्टेप होगा, स्लो स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है ना। अब ये अटैक करेगा, थोड़ा सा इसको ओपन कर देते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। अब बॉन्ड को थोड़ा सा क्लियर रखेंगे तो उस जगह समझ में आने वाला है। इधर क्या होगा हमारा डबल बॉन्ड होगा, इधर क्या होगा हमारा डबल बॉन्ड। अब क्या हो रहा है बच्चा, ये जो हमारा क्या है OH है वो अटैक करेगा यहाँ, जब OH यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्लियरली समझेंगे स्ट्रक्चर से, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा, आपको यही बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और इसके पास क्या आ गया नेगेटिव चार्ज, और इसके पास क्या हो गया OH आ गया, और इसके पास क्या है Cl तो है ही है, और हमारा क्या हो जाएगा इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, और क्या हो जाएगा ये N, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज और इसके पास क्या है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज। कुछ लोग बच्चे पूछते हैं कि सर ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब आप नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे दिखाइएगा तो देन आप इधर क्या दिखाइएगा डबल बॉन्ड दिखाइएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये चार्ज क्या होगा कन्वर्ट होगा बॉन्ड में, देन आपका ये कन्वर्ट होगा चार्ज। ये हमारा अल्टरनेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो आप समझेंगे इसको, यहाँ क्या आ गया हमारा नेगेटिव चार्ज आ गया, और इसके पास क्या है नाइट्रोजन, क्या हो गया नेगेटिव चार्ज। देन आपका इधर क्या है हमारा सॉरी कुछ चार्ज तो है नहीं इसके पास, नाइट्रोजन के पास चार्ज है, ठीक है। कौन सा समझ में आ रहा है आपको, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ हमारा डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा हमारा Cl। इन डाउट अभी तक शायद तक अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब सिंपल से प्रॉब्लम होने की प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये देखो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है ना ये बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, जब ये बॉन्ड में कन्वर्ट होगा देन आफ्टर ये सॉरी देन आफ्टर ये कन्वर्ट होगा किसमें नेगेटिव। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, क्या बनेगा देखो जरा, इधर चला गया नेगेटिव और इधर आ गया क्या OH और इधर क्या है Cl, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा डबल बॉन्ड, देन आफ्टर डबल बॉन्ड और इसके पास नेगेटिव चला गया, और यहाँ क्या है N, इसके पास नेगेटिव, इसके पास डबल बॉन्ड, और इसके पास क्या है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव बन है, ठीक है। अब क्या होगा बेसिकली सर, अब देखो ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है ना, और इसे हम बोलते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। अब देखो एक सेकंड जरा, बोर्ड की एक प्रॉब्लम है, आप लोग बाद में डिस्कस करेंगे बोर्ड की प्रॉब्लम। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है ना, मैं इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर यहाँ बना देता हूँ, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। जब भी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसको ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना। देखो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर होगा हमारा N और यहाँ होगा O, यहाँ होगा डबल बॉन्ड, इसके पास होगा पॉजिटिव चार्ज, ये ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ठीक है ना। इसके पास OH और ये Cl, ठीक है ना। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे दिखाया है, और इसे हम एक कॉम्प्लेक्स जो कॉम्प्लेक्स बना है इस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं माइसिन हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी क्या बोलता है माइसिन हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स। ये माइसिन हाइब्रिड कॉम्प्लेक्स आपकी स्टेबिलिटी को बताता है कि कैसे ये रिएक्शन करेगा। अब देखो बेसिकली क्या होता है, इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज है, इसको नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ से बाहर हो जाएगा, जब ये यहाँ से बाहर होगा तो इलेक्ट्रॉन इनको दे देगा, बॉन्डिंग यहाँ दे देगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इसको अपने कॉपी करो, आपको कॉपी करना होगा, इसको मैं रफ करूँगा देना फिर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। ओके डन, यस। देखो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें ये प्रोडक्ट बना हुआ है, क्या प्रोडक्ट बना हुआ है अच्छा ये समझना है हमको। देखिए ये क्या है नेगेटिव है, इधर क्या है हमारा OH है, और इधर क्या है हमारा Cl,
और इसके पास बॉन्डिंग होगा, इसके पास बॉन्डिंग होगा, ये हमारा नाइट्रोजन है और इसके पास ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, ये हमारा क्या है डबल बॉन्ड, ये नहीं है ना। अब देखो बेसिकली क्या है, अब यहाँ से हमारा जो कंपाउंड है वो बाहर होगा, ठीक है ना। कैसे बाहर होगा, ये Cl यहाँ से बाहर होगा, एक सेकेंड, ये Cl यहाँ से क्या होगा बाहर होगा। अब ये जो स्टेप होगा वो क्या होगा, ये बहुत फास्ट रिएक्शन स्टेप होता है, इसको बोलते हैं ये फास्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप रिएक्शन होता है। अब यहाँ से ये एलिमिनेट हो जाएगा और बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। जब बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो हमारा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यही होगा प्रोडक्ट। जस्ट लाइक ये हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, यहाँ हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन और यहाँ हो जाएगा हमारा डबल बॉन्ड, इसके पास है नेगेटिव चार्ज और ये कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, इधर आ जाएगा OH और Cl क्या हो गया, Cl बाहर हो गया। और उसके बाद जो NH आप पहले से वो दोनों लोग मिलकर क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। मेसेनहेमियर कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप शो ऑफ करोगे तो आपकी जो लेवल है वो एडवांस लेवल के दिखेंगे। जो कॉम्पिटिटिव मतलब जो एग्जाम में बोर्ड को भी चेक करते हैं उनको लगेगा कि हाँ स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ गया। तो सो आपने इसको कॉपी करना है, कॉपी हो गया 1 2 3। अब देखो अब हमारा जो नेक्स्ट टर्म है उसको हमको डिस्कस करना है। जस्ट लाइक अगर सर यहाँ पर क्या होगा, Cl है ना सर, यहाँ पर Cl है, ठीक है ना, और ऐसा कुछ बॉन्डिंग है और लेट्स सपोज NO2 यहाँ पर है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग देखो आपको आर्थो का खुद से बनाना है, जैसे कि मैंने पैरा का बनाया वैसे आपको ऑर्थो को बनाना है और समझना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेटा का, और ये कंडीशन डिस्कस करने वाले हैं। इस कंडीशन को बहुत जरूरी है समझना आपको, ठीक है। इस कंडीशन को समझना बहुत जरूरी है। एक कंडीशन ऐसा हो गया और दूसरा कंडीशन ये है इलेक्ट्रॉन अटैच होगा, ये ऑर्थो पर अटैच होगा, Cl होगा, ये क्या होगा N, ठीक है सर। इसे तो हमारे पास 3 कंडीशन है, 3 डिफरेंट कंडीशन है। ये क्या है हमारा, ये मेटा का है, मैंने N लिख दिया है, और ये क्या है हमारा ऑर्थो का, मैंने O लिख दिया, इधर मैंने लिख दिया P, ठीक है। ये मेटा का है, ये ऑर्थो का है, ये पैरा का है। विच वन इज मोर स्टेबल और विच वन इज मोर रिएक्टिव, ठीक है। इसमें से रिएक्टिव कौन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, ये सबसे आपको पूछना है, ठीक है ना। अब समझना ये है कि हमारे पास क्या लेंगे मेटा का, और ये क्या है पैरा का, और ये क्या है नाइट्रो का, सॉरी आर्थो का। अगर हम आपको एक कॉन्सेप्ट दें कि जो मैंने इससे पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ड्रॉ किया, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आपको ओवरव्यू करना है। तो ये देखो जो मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज या फिर बॉन्ड का जो मूवमेंट हो रहा है, जैसे ये बॉन्ड बनाया है, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो मूव कर रहा है, जो नेगेटिव चार्ज है वो मूव कर रहा है। क्या वो जो उसका डिस्प्लेसमेंट मेटा पर हुआ है, वो जो चार्ज है वो मेटा पर गया है। अगर मेटा पर जाता तो वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता, ये मेटा पर नहीं जा रहा है, वहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आर्थो एंड पैरा का मोस्टली पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अगर मेटा का बन भी गया तो वो क्या होगा, इंपॉर्टेंट नहीं होगा, मतलब माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट नहीं होने वाला है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। व्हाई द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट अकर इन हैलो एरियस। अगर हैलो एरियस में पॉसिबल है तो किसकी वजह से पॉसिबल है, टेम्परेचर की वजह से पॉसिबल है। और किसकी वजह से पॉसिबल है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, इसकी वजह से इसका पॉसिबल है। जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है रेजोनेंस में, जैसा मैंने आपको दिखाया, ठीक है ना। नाइट्रो ग्रुप में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम कहते हैं मेसेनहेमियर कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। मेसेनहेमियर कॉम्प्लेक्स ये बताता है कि बेंजीन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, बट अगर पॉसिबल होगा तो इसमें देखो ऐसे पॉसिबल होगा, ठीक है ना। अगर आप उसमें क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच कर दोगे तो। आई होप ये लेसन और ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज का जो आज का पार्ट है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जो है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर्ली इसके साथ समझेंगे। थैंक यू सो मच। और सुनिए, रेजोनेंस का आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन आप सक्सेस होगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे वापस से वही होगा, सफा हो जाएगा।
थैंक यू सो मच।